दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान एक रणनीति बनाई गई जिसके अंतर्गत भाजपा बुजुर्गों से आयुष्मान फॉर्म भरवाने जा रही है। प्रदेश में तीसरे चरण की 7 सीटों पर जीतने के लिए भाजपा ने एक नई रणनीति गठित की है, जिसके अंतर्गत 2 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में ये तय किया गया कि अब भाजपा 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों से आयुष्मान फॉर्म भरवाएगी। इस फॉर्म का प्रारूप भी तय कर लिया गया है। शुरुआती दौर में हर लोकसभा में 50,000 फॉर्म भरवाने का टारगेट रखा गया है। इसमें गरीब अमीर कोई बंधन नहीं होगा। हर वर्ग के बुजुर्गों से भाजपा कार्यकर्ता संपर्क करेंगे, उन्हें बताएंगे कि अगर भाजपा की सरकार देश में आती है तो जब तक आप जिएंगे तब तक आपका इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा। ये मोदी की गारंटी है। ऐसे में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र का ये भी वादा किया है कि भाजपा का बुजुर्गों से फॉर्म भरवाने का अभियान गुरुवार से शुरू होगा। इसके लिए हर एक विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र में भाजपा सरकार आई तो 3 दिनों के अंदर आयुष्मान योजना शुरू भी हो जाएगी और ये सारे फॉर्म्स दिल्ली भेज दिए जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 20,27,000 बुजुर्ग हैं। बता दें कि विधानसभा में महतारी वंदन योजना को भाजपा की जीत का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है। जगदलपुर में भूकंप के झटके से धरती हिली, जहां घरों के बाहर लोग निकल पड़े। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.6 मापी गई है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के कई इलाकों में रात तकरीबन 8 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। शहर के आमागुड़ा, कुम्हारपारा, पतरागुड़ा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के आरावल, सेमरा, कारकापाल में भूकंप के झटके लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये भूकंप रात 7:53 और 8:05 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने मैनुअल तरीके से गणना करके बताया कि जगदलपुर से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई पर 2.6 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है। इसके बाद मोहल्ले में रहने वाले लोग डर के चलते घर से बाहर निकलकर खड़े हो गए। भूकंप के झटके को बस्तर वासियों ने बताया कि जैसे ही झटके महसूस किए वे अपने घरों से दुकान से बाहर निकल आए। अचानक उन्होंने कंपन महसूस किया और जमीन के नीचे 2 से 3 बार कंपन हुआ, जिसके कारण वे डर गए। लोग अपनी अपनी दुकानें छोड़कर बाहर आकर खड़े हो गए। उन्हें डर था कि कहीं दुकान या फिर घर गिर न जाए। रायपुर संभाग में अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं। राजनांदगांव और कोंडागांव में बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। 4 से 6 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रायपुर संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। राजनांदगांव और कोंडागांव में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है, जबकि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बस्तर समेत कई जिलों में बारिश बीते दिन हुई है। वहीं अगर बात करें तो 28 अप्रैल तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जो है मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। विभाग के अनुसार बात करें तो 28 अप्रैल तक अंधड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। दक्षिण इलाके में नमी आने और सिस्टम बनने की वजह से प्रदेश की कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं अगर 25 अप्रैल यानी आज की बात करें तो धमतरी, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव, सुकमा, कांकेर और नारायणपुर जिले में बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं अगर 26 अप्रैल कल की बात करें तो कोरिया, पेंड्रा, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, साथ ही बलौदाबाजार, गरियाबंद, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम से लेकर राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर में बारिश के आसार यहां बने हुए हैं। वार्डों में सफाई घोटाले को लेकर अब एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसके अंतर्गत अपने जिम्मे की नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी वार्ड जो है कर्मचारी की होगी। राजधानी में अब जो सफाई कर्मचारी अपने जिम्मे की गलियों, सड़कों और नालियों को जितना साफ रखेगा उसके आधार पर उसको उतना वेतन दिया जाएगा। कई वार्डों में सफाई घोटाला फूटने के बाद अब निगम कर्मचारियों को तय मासिक मानदेय के बदले परफॉर्मेंस के आधार पर भुगतान की तैयारी करने की बात कही जा रही है। इसके लिए एक कर्मचारी के काम को ऑडिट किया जाएगा। इस दौरान ये भी देखा जाएगा कि दिन भर में उन्होंने सफाई की और कितना कचरा उठाया। उस सफाई कर्मचारी के जिम्मे की सड़क में कहीं भी कचरा अगर नजर आता है तो उनके वेतन में कटौती होगी। नालियां भी नियमित रूप से साफ होनी चाहिए। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर कर्मचारी की उस दिन की हाजिरी भी मानी जाएगी। ये व्यवस्था शहर के सभी वार्डों ने लागू की है। अफसरों का कहना है कि यह सिस्टम लागू होने के बाद वार्डों से कर्मचारियों के गायब होने की शिकायत दूर होगी। नगर निगम का दावा है कि इस तरह की व्यवस्था कई मेट्रो शहरों
में कामयाब रही है। रायपुर में भी यही सिस्टम प्रयोग में लाया जाएगा। शहर के 70 वार्डों के लिए 3260 सफाई कर्मचारी है। हर वार्ड के लिए औसतन 40 कर्मचारी निर्धारित किए गए हैं, जिनके जिम्मे सड़कों और नालियों की सफाई करनी है। इसके बावजूद निगम के सभी जोन और वार्ड लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि ठेकेदार वार्ड में तय संख्या से कम कर्मचारी लगाकर काम करवाता है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज बंद करने की चेतावनी छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों ने दी है। निजी अस्पतालों के 800 करोड़ रुपए इसमें अटके हुए हैं, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि काम करना अब मुश्किल होता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों का तकरीबन 800 करोड़ रुपए बकाया है। इसे लेकर रायपुर के IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आम सभा में डॉक्टरों के आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के भुगतान को लेकर नाराजगी जताई गई। इसी के साथ ही योजना के तहत काम बंद करने की चेतावनी सरकार को दी गई है। शासन से भुगतान नहीं मिलने को लेकर बीते दिन डॉक्टरों ने बैठक की। उनका कहना है कि भुगतान रुकने की हालत में इलाज करना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि IMA मेंबर प्रदेश की दूसरी शाखाओं से भी बातचीत करेंगे, ताकि वित्तीय प्रबंधन के अभाव में काम को बंद या सीमित करने पर विचार किया जा सके। हॉस्पिटल बोर्ड IMA रायपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन और महासचिव डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने कहा कि IMA रायपुर के पदाधिकारी पिछले 4 महीने से स्वास्थ्य मंत्री से 2 बार और ACS रेणु पिल्ले से मुलाकात कर चुके हैं। रुके हुए भुगतान के बारे में बता चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द ही भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रयास तेज नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक बुजुर्गों से आयुष्मान फॉर्म भरवाने की बात कही है, जिसमें अपने जीवन के अंतिम समय तक मुफ्त इलाज करने की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये आयुष्मान भारत योजना बंद होने के कगार पर भुगतान अटकने की वजह से नजर आती है। मंडप में जूते की माला पहना करके दूल्हे की पिटाई कर दी गई। मामला कोरबा का है, जहां की गर्लफ्रेंड ने व्हाट्सएप पर शादीशुदा होने की जानकारी दी और वेटर असिस्टेंट मैनेजर निकला है। दरअसल बात करें तो कोरबा जिले में दूल्हे को लड़की वालों ने जूते की माला पहनाकर जमकर पीट दिया। दूल्हे की पहले से शादीशुदा होने की जानकारी लड़की वालों को एक युवती ने व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो भेजकर दी। शादी पूरी होने से पहले ही लड़की वालों को दूल्हे की असलियत का पता चल गया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मंगलवार की शाम की घटना के बाद मामला शांत कराने पुलिस ने पहुंची तो लोगों से भी जमकर नोकझोंक हो गई। अशोक केवट के नाम के घर पर यहाँ पर शादी थी। वहीं बात करें तो लड़की वालों को जब पता चला कि दूल्हा दादूराम असिस्टेंट मैनेजर नहीं बल्कि होटल में वेटर है, तो उसका संबंध वहाँ की किसी लड़की से भी निकला है। तब महिलाओं सहित आसपास के लोगों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। आक्रोशित लोगों ने दादूराम को जूते की माला भी पहनाई और जमकर पिटाई कर दी। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए 30 से ज़्यादा गांव तैयार है, जहां गरियाबंद में 20 साल से मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार जूझने की स्थितियां अभी भी निर्मित है, जहां अचानक से गांवों से पोस्टर और बैनर गायब हो चुके हैं। गरियाबंद जिले के उदंती अभयारण्य के भीतर बसे 30 से ज़्यादा गाँव लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए बैठक कर रहे हैं। वहीं अचानक ही गाँवों से समस्त चुनावी बैनर और पोस्टर गायब हो चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 20 साल से मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार ये जूझ रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि मांगे पूरी की गई और चुनाव का बहिष्कार नहीं होगा। मैनपुर ब्लॉक से ग्राम पंचायत साहेबिन कछार के अलावा आश्रित ग्राम नागेश कलहार, इसके अलावा कोदोमाली में प्रशासन के लाख समझाइश और जागरूकता अभियान के बावजूद ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करने पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार वह मतदान नहीं करेंगे और इसी दौरान गाँव में पार्टियों के बैनर और पोस्टर झंडे भी गायब मिले। वहीं सरपंच रूप सिंह मरकाम ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल उनकी समस्या को नहीं सुलझा पाया, सभी केवल उनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्होंने इस बार वोट नहीं देने का संकल्प लेकर 2014 में किए गए चुनाव बहिष्कार की तरह इस बार भी बहिष्कार को सफल बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें सभी गांवों ने सभी सहमति दे दी है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों के लिए स्टार प्रचारक की नियुक्ति कर दी गई है। शाह 26, खड़गे 28 और राहुल गांधी 29 को अपनी सभा आयोजित करेंगे। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के छत्तीसगढ़ के बाकी बची 10 सीटों के लिए घमासान जारी है। इन सीटों पर दूसरे और तीसरे चरण में 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होना है। हालांकि दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है और अब तीसरे चरण को लेकर भाजपा कांग्रेस में जोर आजमाइश की स्थिति है। दोनों ही पार्टियों के बड़े
बड़े नेता इन सीटों के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पर पहुंच रहे हैं। इस बार वे दुर्ग लोकसभा सीट के बेमेतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इनके दौरे को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभा शहर के बेसिक स्कूल मैदान में होगी और इसके बाद इसके पहले प्रधानमंत्री ने भी 23 और 24 को प्रदेश में सभा को संबोधित किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 और सांसद राहुल गांधी का 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। इसके पहले 21 अप्रैल को प्रियंका गांधी राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव और बालोद में जनसभा की थी और उसी दिन भाजपा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राजनांदगांव, कोरबा और बेमेतरा में जनसभा को संबोधित किया था। अरपा में अवैध उत्खनन को लेकर के सरकार को हाई कोर्ट ने खनिज विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। 3 बच्चियों की यहां पर मृत्यु का यह मामला अभी भी पेंडिंग चल रहा है। बिलासपुर में अवैध उत्खनन से अरपा नदी में 3 बहनों की डूबने से मृत्यु के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि अवैध उत्खनन रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार इसे लेकर कोई कार्य योजना बनाई है या नहीं। डिवीजन बेंच ने मामले की खनिज विभाग के प्रमुख सचिव को जवाब देने का निर्देश दिया है। दरअसल 17 जुलाई 2023 को अवैध खनन से हुए गड्ढों में भरे पानी में डूबकर सेंद्री के पास 3 बच्चियों की मृत्यु हो गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। इसके अलावा अरपा नदी में अवैध खनन और गंदगी को लेकर भी दायर किए गए जनहित याचिका की सुनवाई काफी ज्यादा लंबित है। सभी मामलों की कोर्ट एक साथ सुनवाई चल रही है। वहीं ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को दरकिनार करके यहाँ पर खुदाई की जा रही है। जनहित याचिका में बताया गया कि अरपा नदी में अवैध उत्खनन जानलेवा साबित हो रहा है। रेत उत्खनन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में 75% अंक लाने पर एनईटी की परीक्षा दिया जा सकता है। दरअसल 4 साल के कोर्सेज वालों को इसका सीधा फायदा होगा। जून 2026 से इस तरह का फायदा मिलने लगेगा। यूजीसी के नेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन वाले भी अगर फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में 75% अंक लाते हैं तो वे नेट की परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं। राज्य के छात्रों को इसका फायदा जून 2026 से होगा, क्योंकि प्रदेश के जिन कॉलेजों में ये कोर्सेज लागू है वहाँ के छात्र अभी सेकेंड ईयर में हैं। इसी साल यूजीसी नेट 2024 में आयोजित की जाएगी और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अनुसार 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के छात्रों को भी नेट में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। इस परीक्षा के क्वालिफाई करने वाले छात्र जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF के लिए अलावा PhD के एडमिशन के लिए पात्र होंगे। हालांकि इस डिग्री के आधार पर नेट क्वालिफाई करने पर वे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र नहीं होंगे। राजधानी में स्मार्ट सिटी के 18 बड़े प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे हैं। हाइजेनिक मार्केट नहीं बन पाया है। वहीं STP प्लांट अधूरा है, जिसका काम जून तक पूरा नहीं होने पर सरकार को पैसे देने होंगे। राजधानी में स्मार्ट सिटी के 18 बड़े प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे अटके पड़े हैं। इसमें नाले में गंदे पानी का साफ कर तालाब में छोड़े जाने के लिए बनाए जा रहे 3 STP प्लांट हैं। 24 घंटे घरों में पानी सप्लाई करने की योजना है। दोनों काम अधूरे पड़े हैं। ऑक्सीजोन सहित शहर के 12 गार्डन को संवारने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। शास्त्री बाजार हाइजीनिक मार्केट की बिल्डिंग में भी अभी तक पूरे तरह शिफ्ट नहीं हो पाई है। इन सभी प्रोजेक्ट्स को जून तक पूरा करना होगा और ऐसा नहीं करने की स्थिति पर स्मार्ट सिटी फंड जारी नहीं करेगा और बाकी पैसे को शासन को खर्च करने होंगे। ये सभी प्रोजेक्ट शहर की जरूरत और सुविधा के हिसाब से तैयार किए गए थे। शास्त्री बाजार में अभी भी सब्जी मार्केट पूरी तरह अव्यवस्थित नजर आती है। रेल यात्रियों से स्टेशन मिलने पहुंचे दीपक बैज का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां रायपुर में इन्होंने कहा कि जो ट्रेन नहीं चला पा रहे वो देश कैसे चलाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बीते दिन रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो ट्रेन नहीं चला सकते वो भला देश कैसे चलाएंगे। बोले ट्रेन केवल कागजों में या तो होर्डिंग्स में चल रही है। दीपक बैज ने कहा कि ट्रेनों की हालत मोदी सरकार की नाकामी का प्रमाण है। जो रेल नहीं चला पाए वो 10 सालों तक सरकार कैसे चला ले गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, शादियों का सीजन है और ऐसे में सरकार ने फिर से 18 ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। सिर्फ रायपुर रेलवे स्टेशन की ही बात करें तो यहाँ पर हजारों यात्री रोजाना ट्रेनों के लिए लेट लतीफी के चलते और कैंसिलेशन के चलते परेशान होते हैं। वहीं 62,000 ट्रेनों को अब तक जो है भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। पिछले 3 सालों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 62,000
सुपरफास्ट ट्रेनें ऐसी हैं जिसको लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने का मतलब है यात्री ट्रेनों को बंद करने का षड्यंत्र का समर्थन करना। ये बातें दीपक बैज ने कही। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। कहा कि वे आपकी संपत्ति लूटना चाहते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो भी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस का ये मंत्र आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपको लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। और जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी है, वो नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को दे। उन्होंने कहा कि जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया की कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। ऐसे में भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए वे भारत के कांग्रेस और ईडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने को कर रहा है। ये सभी बातें मोदी ने अपने भाषण के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कही। महादेव सट्टा ऐप केस में दिल्ली और गोवा से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पुणे में पैनल ऑपरेट कर रहे राहुल और रितेश थे। हवाला के रुपए एएसआई वर्मा तक पहुंचते थे। दरअसल महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें राहुल वक्टे और रितेश यादव को ईओडब्ल्यू ने 6 दिन की रिमांड पर लिया है। 30 अप्रैल तक दोनों ईओडब्ल्यू से पूछताछ करेंगे। वहीं अब बात करें तो राहुल वक्टे की गिरफ्तारी दिल्ली और रितेश की गोवा से की गई है। टीम ने हवाला के 43 लाख रुपए भी सीज कर दिए हैं। दोनों आरोपी अगस्त में निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा की गिरफ्तारी के बाद से ही फरार चल रहे थे। भूपेश बघेल ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेरा और बोले डबल परेशानी है, डबल इंजन की सरकार। दरअसल छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के नेता डबल इंजन की सरकार की बातें तो करते हैं, लेकिन ये सच है कि एक और इंजन लगातार महंगाई बढ़ा रहा है और दूसरा इंजन कांग्रेस की सरकार की ओर से महंगाई राहत दिलाने के लिए जो सुविधाएं मिली थी उस पर कटौती कर रहा है। ये डबल इंजन की डबल परेशानी वाली सरकार है। राजनांदगांव में जनसंपर्क के दौरान भूपेश बघेल भाजपा सरकार की नीतियों और वादा खिलाफियों के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीब, आदिवासी और महिला विरोधी है। एक और कांग्रेस जहां गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं और मजदूरों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखती है, तो वहीं भाजपा गरीब और गरीब बनी रहती है, उनसे सुविधाएं छीन रही है।